साहब एक महान संत हुए हैं कबीर दास जी, जो कहते हैं सहज सहज को सब कहें, सहज न जाने कोई। साहब जब सादगी की बात आती है तो हमारे मन में एक ही विचार आता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन इस लाइन को, इस पंक्ति को कितने लोग अपने जीवन में उतार पाते हैं, इसका गणना करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये बहुत ही कम लोगों में दिखता है। पर जिन लोगों ने इस लाइन, इस पंक्ति को अपने जीवन में अमल कर लिया, वही लोग आगे चलते महान पुरुष बनते हैं। जी हाँ, आज एक ऐसे ही हम व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे ही दलित और पिछड़ों के नायक के रूप में रहे एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने पत्नी को अपने सरकारी गाड़ी से नहीं बल्कि अपने ही एक रिक्शा से उन्हें अस्पताल भिजवाया। यहीं पे नहीं, ये भी कहा जाता है कि वो शख्स 2 बार मुख्यमंत्री बना और फिर भी उसका घर आज भी छप्पर का है, कच्चे दीवार का है। तो ये जानते हैं वो कौन था दलित नायक, वो कौन था पिछड़ों का नायक। तो आइए सीधे चलते। तो आइए जानते हैं क्या है कर्पूरी ठाकुर साहब का पूरा दलित इतिहास, पूरा पिछड़ों का इतिहास। तो साथियों, कर्पूरी ठाकुर साहब का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के ही एक पितौजिया नामक गांव में हुआ। ये एक मध्यम परिवार से आते और ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी युवावस्था से ही राजनीति में सक्रिय थे। पर इनके पूरे राजनीतिक जीवन को समझने के लिए हमें उस समय की वर्तमान स्थिति को समझना। जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ अपने आजादी के लिए लड़ रहा था, उसी में कर्पूरी ठाकुर साहब भी अपना कुछ दलों का नेतृत्व कर रहे थे। आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट में ये लगभग 26 महीने जेल में भी गए। पर इनके राजनीतिक जीवन में जो विशेष मोड़ आया, वो समय था आजादी के बाद से। आजादी के बाद देश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, परंतु कुछ ही समय बाद देश की जनता ने आभास किया कि ये सरकार पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है और जो उद्देश्य लेकर सत्ता में आई थी उससे भटक गई है। और इसी के प्रतिशोध में उस समय के समाजवाद के समर्थक रहे एक महान नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में ये 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बिगुल छेड़ देते हैं। और साहब, ये उस समय का पहला गैर कांग्रेसवादी नेतृत्व था, आंदोलन था। इसका परिणाम ये हुआ कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और 1970 से लेकर 1971, फिर 1973 से लेकर 1989 के बीच 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर साहब जी को कमान मिली, सत्ता मिली। यानी कि 2 बार लगातार कर्पूरी ठाकुर साहब जी बिहार के मुख्यमंत्री। कर्पूरी ठाकुर साहब नाई जाति से आते थे, अति पिछड़े वर्ग से आते थे। और जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अति पिछड़े वर्ग के लिए, पहली बार अति पिछड़े वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया। साथियों, जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो पिछड़े वर्ग के लिए, उनको भी सरकारी नौकरियों में एक विशेष जगह मिल सके, इसके लिए उन्होंने आरक्षण की मांग और इस मांग को संविधान सम्मत करा करके, इसको फार्मूला निर्धारित करके पहली बार अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण में जगह दी और इस मांग को संविधान सम्मत मानकर एक फार्मूला निर्धारित किया। और काफी विचार विमर्श के बाद पहली बार पिछड़े वर्ग को आरक्षण। साथियों, ऐसे 1 या 2 नहीं बल्कि तमाम कार्यों से ये दलितों और पिछड़ों के जननायक के रूप में रहे। जी सही सुन रहे हैं, जननायक अर्थात लोगों का नेता। और यही उपाधि भी उनको मिली। लोगों के बीच इनके प्यार और इनके सद्भाव को आप इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिस गांव से आते थे, पितौजिया गांव से, बाद में उस गांव का नाम बदलकर कर्पूरी ग्राम रखा गया। साहब, अब हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर साहब के रहन सहन, भाषा शैली और उनके खान पीन के बारे में। तो साथियों, कर्पूरी ठाकुर साहब का जो भाषा शैली था
जब वो सदन या विधानसभा में अपना भाषण देने जाते थे तो उनकी जो भाषा शैली थी पूरी ग्रामीण संस्कृति से लोटपोट थी। यानी उनके पूरे भाषण में गांव की महक आती थी, खुशबू आती थी, जिससे लोगों को जोड़ना उनके लिए बहुत ही आसान बन गया। उनकी जो सादगी था, जो उनका वेशभूषा था, बिल्कुल आम लोगों की तरह था। और ऐसा भी कहा जाता था कि जब वे प्रचार या फिर अन्य काम के लिए गाँव में जाया करते थे तो उस गांव में जो सबसे गरीब है उसके यहाँ रात बिताते थे और उनके यहाँ खाना तक खाते थे। उनके सादगी के रूप में एक जो सबसे बड़ी घटना सामने आती है कि जब ये मुख्यमंत्री पद पे आसीन थे, उसी समय इनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। साथियों, ऐसा कहा जाता था कि उस समय सरकारी गाड़ियां इनके बंगले में मौजूद थी, पर फिर भी वे अपने घर वालों को इस बात से मना किए कि वे सरकारी गाड़ी से उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाएं। और फाइनली वे एक रिक्शा की और एक रिक्शा करके अपनी पत्नी को अस्पताल पहुंचाएं। साथियों, ये भी कहा जाता था कि आज भी इनके घर में आप जाएंगे तो झुक कर जाएंगे, क्योंकि इनका जो पूरा आवाज था कच्चे मकान का था। उस समय समकालीन मुख्यमंत्री रहे सभी लोगों के पास लग्जरी गाड़ियां थी और एक या दो जगह नहीं बल्कि 1000 जगह बंगले थे। उस समय कर्पूरी ठाकुर साहब समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। इनका पूरा जीवन आडंबर युक्त था, यानी ये बिल्कुल भी आडंबर रहित थी। साथियों, ये भी कहा जाता है कि इनका विपक्षियों पर हमला करने का तरीका बहुत ही व्यंग्यपूर्ण था, जिससे किसी के दिल पे आघात नहीं लगता था और इनकी बात भी लोगों तक पहुंच जाती। अगर इनके हम संपत्ति की बात करें तो संपत्ति के नाम पर बस 1-2 खटिया थी जिसे बोलेंगे, और एक छप्पर वाला मकान था, कच्चा मकान था, कुछ इनके कपड़े थे और कुछ इनकी किताबें थी, और इनकी खुद की एक साइकिल थी। यही इनकी मूल संपत्ति थी। यही सब पूरे परिदृश्य को देखते हुए ये उस समय के एक लोकप्रिय नेता के रूप में, दलित और पिछड़ों के लिए एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने। साथ ही इनका पूरा जीवन दलित और पिछड़ों के हक की लड़ाई के लिए समर्पित था। विशेष रूप से ये जिस जगह से आते थे, बिहार के लिए वे हमेशा लड़ते रहे और उस समय खनिज के लिए जो माल भाड़ा समानीकरण था उसका विरोध किए। साथ ही वे इस बात पे जोर दिए कि पदार्थों का मूल्य उनकी रॉयल्टी पे नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी और उनके मात्रा पर निर्धारित करना चाहिए। साथ ही वो बिहार के लिए एक विशेष पैकेज की मांग भी किया करते थे, जिससे दलितों, पिछड़ों या फिर कहें सभी समाज के वर्गों के लिए कुछ सुधार कर। और आखिर वो दुर्भाग्य या वो दुखद समय आ ही जाता जब दलित और पिछड़ों के महान नायक रहे साहब कर्पूरी ठाकुर साहब जी का निधन हो जाता। और वो दिन था 17 फरवरी 1988। साहब कर्पूरी ठाकुर साहब के इस जीवन यात्रा को समझकर आप जान ही गए होंगे कि क्यों दलितों और पिछड़ों के लिए वो आज भी एक नायक के रूप में हमारे बीच मौजूद है, हमारी यादों में मौजूद। साहब, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे दलित महापुरुषों के इतिहास हम आप सबके बीच लाए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर इसमें हो रही कमियों को हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये जो दलित इतिहास का मूवमेंट है कि आज भी हमारा लगभग 70% दलित भाई अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। और जैसा अंबेडकर साहब कहते हैं, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता। तो साथियों, इसी उद्देश्य के लिए हुए आपसे कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हमें हिम्मत दे। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। जय